हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। अभी हम लोग क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डी ब्रोली कंसेप्ट। ठीक है, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है। इनका क्या मानना था डी ब्रोली साहब का? इनका मानना था कि जितने भी कम मास वाले पार्टिकल हैं, छोटे छोटे मास वाले पार्टिकल्स हैं, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तरह या स्मॉल बॉल्स, है ना, तो ये सब या सैंड पार्टिकल्स, जितने भी कम मास वाले पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होगा? उसमें वेव नेचर होगा। और ये वेव नेचर जो होगा वो किसके तरह होगा? जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह। जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ड्वेल कैरेक्टर होता है, क्या चीज का? एक पार्टिकल का यानी मास का और दूसरा वेव का। उसी तरह से जितने भी कम मास वाले पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब में भी आप लोग का क्या होगा? ड्वेल नेचर होगा। यानी इसमें पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होगा। तो पार्टिकल नेचर तो हम लोग पहले जान चुके थे कि भाई इलेक्ट्रॉन में मास होता है, लेकिन डी ब्रोली साहब बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन में या इलेक्ट्रॉन जैसे जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसमें पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होगा। किसके तरह? यानी ड्वेल कैरेक्टर होगा। किसके तरह? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह। और जब उसमें ड्वेल नेचर होगा तो निश्चित रूप से वेव नेचर होने के कारण उसमें वेवलेंथ होगा। और उनका वेवलेंथ जो है वो कैसे निकलेगा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और बाद में इसी डी ब्रोली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पे आप लोग का श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन बना, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को ढूंढा गया। ठीक है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी की ही बात करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग नहीं बता सकते। बस ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट, फिर हम लोग जाने कि सब ऑर्बिट में होता है, फिर पता चलेगा कि ऑर्बिटल में होता है, और बाद में पता चलेगा कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दो तरह से मूव कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग यहाँ पे नोड वगैरह में फिर हम लोग दो तरह का, मतलब ऑर्बिटल में दो तरह का एरिया देखेंगे। फिर नोड फिर स्फेरिकल नोड आप लोग का कितना है ना, एंगुलर नोड कितना है, फिर एंटी नोड, ये सब का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग वेव नेचर के बारे में जानेंगे कि जितने भी कम मास वाले पार्टिकल होंगे वो एक जगह से दूसरे जगह अगर मोशन करेंगे तो वेव के फॉर्म में जाएंगे। वेव नेचर होगा यानी ड्वेल कैरेक्टर होगा क्योंकि पार्टिकल पहले से है। अब वेव नेचर भी आ जाने के कारण जितने भी कम मास वाले पार्टिकल्स में ड्वेल कैरेक्टर आ जाएगा। ड्वेल नेचर होगा किसके तरह? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह। ठीक है, आप लोग देखोगे जितना कम मास वाला पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें देखोगे कि उसमें वेव के फॉर्म में वो जाएगा। वो स्ट्रेट लाइन में आप लोग जब हम लोग लेके चलेंगे तो वो जब भी जाएगा, प्रोपागेट करेगा उस डिस्टेंस को, तो वो वेव के फॉर्म में ही जाएगा, है ना। और जितना बड़ा मास वाला पार्टिकल होगा उसमें वेव नेचर कम होगा, जितना छोटा मास वाला पार्टिकल होगा उसमें वेव नेचर ज्यादा होगा। तो आइए हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रोलीज वेव कंसेप्ट या ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट दिया गया था डी ब्रोली साहब के द्वारा 1924 में। उनका क्या मानना था डी ब्रोली साहब का कि 1924 डी ब्रोली सजेस्टेड दैट, है ना, स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स, है ना, और मैटर लाइक, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन, है ना, सैंड पार्टिकल्स etc, है ना, हैव वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। क्या मानना था? इन 1924 डी ब्रोली साहब ने क्या सजेस्ट किया कि स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स या छोटे छोटे या ऐसा मैटर जिसका मास कम है आप लोग का, है ना, स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स या मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सैंड पार्टिकल्स etc हैव क्या चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? हैव वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हैव वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर, अब वेव कैरेक्टर होगा तो उनका वेवलेंथ होगा, एंड देयर वेवलेंथ
इज कैलकुलेटेड, और उनका वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड बाय एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहेंगे लैम्डा बराबर h/mv या फिर लैम्डा बराबर h/p। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, डी ब्रोगली साहब का क्या मानना था, डी ब्रोगली साहब ने कहा कि जितने भी स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स हैं, यानी स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स का मतलब कम मास वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, या फिर ऐसे मैटर है ना जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सैंड पार्टिकल्स के जैसा कम मास रखने वाला जितना भी मैटर है, उसमें क्या चीज होगा, वेव का कैरेक्टर होगा। और अगर वेव का कैरेक्टर होगा तो निश्चित रूप से उसमें वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। तो इनका वेवलेंथ कैसे हम लोग मेजर करेंगे, उनका वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे एक फार्मूला से जिसका नाम है, उस फार्मूला का लैम्डा बराबर है ना, ये फार्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv या लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ठीक है, जहां पे आप लोग को बता दें कि लैम्डा क्या है आप लोग का, ये वेवलेंथ हो गया, ये वेवलेंथ हो गया किसका, स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स का, वेवलेंथ ऑफ स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स। ठीक है, h क्या हो गया, ये तो पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है आप लोग का, h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, m हो गया आप लोग का मास ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकल का मास जो मूव कर रहा है, स्मॉल मूविंग पार्टिकल जो लिए है ना। v क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया आप लोग का, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और p क्या हो गया प्यारे बच्चों, मोमेंटम हो गया। मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मास इनटू वेलोसिटी ही मोमेंटम कहलाएगा, तो p जो हो गया वो मोमेंटम हो गया। तो p जो हो गया वो क्या हो गया आप लोग का, ये मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि इनका क्या मानना था कि डी ब्रोगली साहब का कि जितने भी कम मास वाले पार्टिकल होंगे उसमें क्या होगा आप लोग का, उसमें वेव का कैरेक्टर होगा, और अगर वेव का कैरेक्टर होगा तो उनका वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनका वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे कौन से फॉर्मूला से, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv या लैम्डा इक्वल टू h/p। ठीक है, तो जाहिर बात है कि लैम्डा जो h तो आप लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट ही है, यानी और मास आप लोग का किसी भी पार्टिकल का मास तो कॉमन ही कांस्टेंट ही होगा आप लोग का, अगर उसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो लैम्डा जो है वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, या मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जिस पार्टिकल में मास ज्यादा होगा उसमें वेवलेंथ कम होगा, या जिस पार्टिकल में वेलोसिटी ज्यादा होगा उसमें आप लोग का वेवलेंथ कम होगा। यानी मास ज्यादा होगा तो भी वेवलेंथ कम, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो भी वेवलेंथ कम, मोमेंटम ज्यादा होगा तो भी वेवलेंथ कम होगा। यानी ज्यादा मास वाले या ज्यादा वेलोसिटी वाले या ज्यादा मोमेंटम वाले पार्टिकल का वेवलेंथ कम होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, यहां से जो हम लोग को फॉर्मूला मिला है ना, वो क्या मिला आप लोग का कि लैम्डा जो है वो किसके बराबर है, h/mv। लैम्डा जो है वो किसके बराबर हो गया आप लोग का, h/mv, है ना, या फिर तो h/mv का मतलब h तो कांस्टेंट ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mv हो गया आप लोग का। ठीक है, यानी मास या वेलोसिटी में से कोई ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, यानी जिस पार्टिकल में मास ज्यादा होगा या जिस पार्टिकल में वेलोसिटी ज्यादा होगा या जिस पार्टिकल में मोमेंटम ज्यादा होगा, है ना, मोमेंटम ज्यादा होगा, उस पार्टिकल में वेवलेंथ कम होगा, है ना। यानी कम मास वाले में ज्यादा आप लोग का वेवलेंथ देखा गया है ना, और ज्यादा मास वाले में वेवलेंथ जो है वो कम होगा, वेव नेचर कम होगा। ठीक है, तो ये इनका डी ब्रोगली साहब का मानना था। अब इन्होंने क्या सजेस्ट किया, है ना, डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट matter like इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की तरह जो भी मैटर होंगे, मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन हैज ड्वेल कैरेक्टर, यानी इलेक्ट्रॉन की तरह जितना भी मैटर होंगे उसमें ड्वेल कैरेक्टर होगा, हैज ड्वेल कैरेक्टर किसके तरह, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो तरह का गुण होता है उसी तरह से ही इलेक्ट्रॉन में भी दो तरह का गुण होगा, है ना। तो डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन हैज ड्वेल कैरेक्टर लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन,
यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जिस तरह से ड्यूअल कैरेक्टर होता है ना, इलेक्ट्रॉन में भी उसी तरह से ड्यूअल कैरेक्टर होगा। कौन कौन ड्यूअल कैरेक्टर होगा? दैट इज पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब मास हो गया, दैट इज पार्टिकल एंड, है ना, बोलो क्या, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, यानी पार्टिकल और वेव का गुण होगा, है ना। तो जितने भी कम मास वाले पार्टिकल हैं उसमें क्या होगा? उसमें वेव नेचर होगा आप लोग का, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। वेव कैरेक्टरिस्टिक होगा तो उनका वेवलेंथ निकालने के लिए हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी या लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी यूज करेंगे। वहां से हम लोग देखें कि जिस पार्टिकल में मास या वेलोसिटी ज्यादा होगा या मोमेंटम ज्यादा होगा उस पार्टिकल में वेवलेंथ कम होगा, और जिस पार्टिकल में मास कम होगा या वेलोसिटी कम होगा या मोमेंटम कम होगा, है ना, उस पार्टिकल में आप लोग का वेवलेंथ ज्यादा होगा। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि ये जितने भी कम मास वाले पार्टिकल हैं उसमें दो तरह का गुण होगा, ड्यूअल कैरेक्टर होगा। किसके तरह? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह। जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो तरह का कैरेक्टर होता है, उसी तरह से जितने भी स्मॉल मूविंग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सैंड पार्टिकल्स, पिनहेड बॉल या स्मॉल बॉल्स, है ना, ये सब जितने भी होंगे ये सब में क्या होगा आप लोग का? इसमें भी ड्यूअल कैरेक्टर होगा। किसके तरह? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह। और वो ड्यूअल कैरेक्टर क्या है? एक पार्टिकल होगा यानी मास होगा, और दूसरा वेव कैरेक्टर होगा, यानी दो तरह का कैरेक्टर उन सारे पार्टिकल में होगा जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह ही ड्यूअल कैरेक्टर होगा। और किसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह ड्यूअल कैरेक्टर होगा? जिस पार्टिकल में मास कम होगा। ठीक है। तो यहां पे आइए हम लोग देख लेते हैं कि इस बात को कैसे हम लोग लेके चले कि भाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले हम ये जान ले कि किस तरह से जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ड्यूअल कैरेक्टर है, फिर इस बात को हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन में किस तरह से ड्यूअल कैरेक्टर है, और अगर इलेक्ट्रॉन में भी ड्यूअल कैरेक्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह, तो जिस तरह से फॉर्मूला हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए वेवलेंथ निकालने के लिए करेंगे, यानी इस फॉर्मूला में मास का होना पार्टिकल नेचर बता रहा है और लैम्डा का होना वेव नेचर बता रहा है, यानी एक कंबाइंड फार्मूला है जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आइए हम लोग उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग जानेंगे। यहाँ पे हम लोग अभी बात किए कि यहाँ पे हम लोग देखें कि जितने भी आप लोग के छोटे छोटे मास वाले पार्टिकल होंगे इलेक्ट्रॉन की तरह, है ना, यहाँ पे लिखा ना, डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल कैरेक्टर लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह ही इलेक्ट्रॉन में ड्यूअल कैरेक्टर होगा। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कैसे है ड्यूअल कैरेक्टर, यानी हम लोग बात करेंगे ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ EMR, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कैसे साबित करेंगे कि इसमें ड्यूअल कैरेक्टर है। तो आइए, इसमें हम लोग देखे थे, एक फॉर्मूला लिए थे, है ना। अगर हम लोग बात करें आइंस्टीन इक्वेशन का, कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन हम लोग जाने थे, आइंस्टीन साहब ने क्या इक्वेशन दिया था? E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है। E बराबर mc स्क्वायर, यहाँ पे उन्होंने कहा कि मास में जो भी कमी आएगा वो मास किस चीज में कन्वर्ट कर जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है। तो यहाँ से ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी है, और यहाँ पे m का होना ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर, यानी E बराबर mc स्क्वायर ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या है आप लोग का? मास है ना। ज्यादा मास डिफेक्ट होगा तो उतना, जितना मास डिफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा आप लोग का एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आपको पता है कि अगर मास डिफेक्ट 1 mu का है तो 1 mu मास डिफेक्ट कितना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है आप लोग का? ये करीब 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, या फिर आगे भी हम आपको ये चीज बता देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आप लोग का जितना मास डिफेक्ट होगा, है ना, पार्टिकल का, उतना ही मास आप लोग का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है आप लोग का। ज्यादा मास में कमी होगा तो उससे ज्यादा एनर्जी में वो कन्वर्सन होगा, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि ये पार्टिकल नेचर बता रहा है, और आपने प्लैंक्स इक्वेशन पढ़ा था प्यारे बच्चों, है ना, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन। ठीक है। क्या पढ़े थे आप लोग? E बराबर पढ़े थे SC बाई लैम्डा। ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या है आप लोग का? वेव कैरेक्टर है। वेव कैरेक्टर है तभी तो आप लोग का लैम्डा यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे ये जो है ये बता रहा है कौन सा नेचर? वेव नेचर।
है ना। ये बता रहा है पार्टिकल नेचर ऑफ EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये वेव नेचर बता रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, है ना। और यहाँ पे आप लोग बताए थे कि कितना मास डिफेक्ट होगा। अगर मास डिफेक्ट 1 mu का होगा तो 1 mu कितना एनर्जी में कन्वर्ट होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 mu जो है वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 1 mu का कमी से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मास है, पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन बता रहा है कि इसमें वेवलेंथ यानी वेव नेचर है। तो इसका मतलब है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डुअल कैरेक्टर होगा। तो दोनों को मिला लेते हैं, पहला और दूसरा से। तो इधर क्या हो जाएगा आप लोग का, इधर हो जाएगा आप लोग का Hc/λ, ये बराबर हो गया आप लोग का क्या, mc²। ठीक है, c से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। या फिर आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग का h/λ, ये बराबर हो जाएगा mc, या फिर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, तो लैम्डा इधर ले जाएंगे तो ये हो गया ना आप लोग का h/mc। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे c यूज़ करेंगे, लेकिन बाकी पार्टिकल जो है जिसका वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर नहीं होगा उसके लिए भी यूज़ करेंगे। तो आप देखें वो जो पहला फॉर्मूला था लैम्डा बराबर h/m भी, वो यहीं से आया, ये दोनों इक्वेशन को मिला के, है ना। तो लैम्डा बराबर h/mc ये किसके लिए है ना, या लैम्डा बराबर आप लोग का हो जाएगा h/p। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बता दें यहाँ पे क्या क्या यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे लैम्डा जो है ये क्या बताएगा, ये बताएगा वेवलेंथ, है ना, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, m क्या हो गया, ये मास हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, मास हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। c क्या है आप लोग का, ये वेलोसिटी हो गया आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो कि किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और यहाँ पे p जो हो गया वो क्या हो गया, ये मोमेंटम हो गया, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और h तो आप लोग जान ही रहोगे कि प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला आप कहाँ यूज करोगे, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से सवाल आएगा तो आप लैम्डा बराबर h/mc यूज करोगे। और अगर मान लो किसी और पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सैंड पार्टिकल्स या और भी छोटे छोटे मास वाले पार्टिकल से आएगा, है ना, तो आप वहां लैम्डा बराबर h/mc नहीं, लैम्डा बराबर h/m भी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से ये दोनों इक्वेशन ये साबित करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डुअल कैरेक्टर है ना, एक पार्टिकल और दूसरा आप लोग का वेव नेचर है। ठीक है, डुअल कैरेक्टर है। अब हम लोग ये देख ले कि कैसे साबित करेंगे कि आप लोग का इलेक्ट्रॉन में डुअल कैरेक्टर होता है। तो आइए ये देख ले, तो डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे साबित करेंगे कि इलेक्ट्रॉन में डुअल कैरेक्टर है। तो आप लोग देखे थे कि अगर जो कैथोड रे का डिस्कवरी किए थे तो उसमें देखे थे कि उसके रास्ते में कम वजन का पैडल व्हील लगा देते हैं, तो जैसे ही आप लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक वेव उससे टकराता है, कैथोड से टकराता है, तो वो उसको रोटेट कर देता है। इससे पता चलता है कि उसमें क्या है आप लोग का मास है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि बीम ऑफ कैथोड रे रोटेट द लाइट वेट पैडल व्हील, रोटेट द लाइट वेट पैडल व्हील प्लेस्ड इन इट्स पाथ, है ना। अगर कैथोड रे के रास्ते में कोई लाइट वेट पैडल व्हील लगा दिया जाए तो उसको रोटेट कर देगा। डैट इज, इसका मतलब है कि इट हैज कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर, है ना। मान लो कि यहाँ अगर रख दिया जाए एक पैडल व्हील, है ना, और इधर से अगर कैथोड रे आके इससे टकराएगा, ठीक है, तो ये इसको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। तो इससे पता चलता है कि कैथोड रे में यानी इलेक्ट्रॉन में क्या है आप लोग का मास होता है। ठीक है, और सेकंड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैथोड रे जो है एग्जिबिट, ये प्रदर्शित करता है डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस फेनोमेनन लाइक लाइट रेज। तो जिस तरह से प्रकाश की किरण जो है वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फेनोमेनन शो करता है, उसी तरह से कैथोड रे भी डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फेनोमेनन शो करेगा। यानी इससे पता चलता है कि इसमें कौन सा कैरेक्टर है, वेव कैरेक्टर है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट भी ये साबित करता है कि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह ही पार्टिकल नेचर भी है
और वेव नेचर भी है, यानी कि इसमें ड्वेल नेचर है। ठीक है, तो अगर दो तरह का कैरेक्टर है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी आप लोग के छोटे छोटे कम मास वाले पार्टिकल है, सो मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन, हम लोग कह सकते हैं कि मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन हैज, बोलो क्या, ड्वेल कैरेक्टर होगा किसके तरह, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह। जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो तरह का कैरेक्टर होगा, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन में भी दो तरह का कैरेक्टर होगा। कौन कौन है ना, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन, दैट इज वेव एंड, बोलो क्या, पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो यहाँ आप लोग समझ गए कि इलेक्ट्रॉन में है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह ही ड्वेल कैरेक्टर होगा, और उसका वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, लैम्डा बराबर h/mv या फिर लैम्डा बराबर h/p। ठीक है, ये किसके लिए, उन मैटर के लिए जो इलेक्ट्रॉन के तरह ही कम मास वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वहां पे लैम्डा बराबर h/mc यूज किए थे, यहाँ लैम्डा बराबर h/mv यूज करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि अब हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रॉन में, अब जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इस कंसेप्ट के बाद, तो ये ध्यान में रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह ही ड्वेल कैरेक्टर है, एक पार्टिकल कैरेक्टर और दूसरा वेव कैरेक्टर। और ये दोनों कैरेक्टर होने के कारण हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे ही छोटे छोटे मास वाले जितने भी पार्टिकल है, चाहे वो प्रोटॉन हो न्यूट्रॉन हो, ये सभी में ड्वेल कैरेक्टर होगा किसके तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह। तो यहाँ पे हम लोग लैम्डा बराबर h/mv या लैम्डा बराबर h/p करके, है ना, उन छोटे छोटे मास वाले पार्टिकलों का हम लोग वेवलेंथ, मास, वेलोसिटी, मोमेंटम जो पूछेगा वो आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए प्रिपरेशन मंत्रा के साथ। ठीक है, कुछ और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इस टॉपिक पे, डी ब्रोली कंसेप्ट पे कुछ और फार्मूला जनरेट करेंगे अगले क्लास में।